हेलो प्रिय विद्यार्थी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th के चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर 6 को, नहीं 5 को। पहले 5 देखें तो फिर 6 देखेंगे। इस चैप्टर में जो है विशेष रूप से हमें ये पढ़ना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो विद्युत धारा के जो है दो प्रभाव होते हैं। हम यहाँ पर पूरे डिटेल में नहीं चल रहे हैं, एग्जाम करीब है इसलिए हम एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ आपको ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप एग्जाम के व्यू से ही देखें, हम काफ़ी गहराई में नहीं ले जाएंगे, हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं। तो विद्युत धारा के जो है दो प्रभाव हैं, एक प्रभाव है चुंबकीय और एक है विद्युतीय। तो विद्युत धारा के दो तरह के प्रभाव होते हैं, चुंबकीय प्रभाव और विद्युतीय प्रभाव। तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह बात सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति थे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सिद्ध करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे ऑस्टेड, या ऐसे भी लिख सकते हैं ऑस्टेड। जो ऑस्टेड महोदय थे, इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सिद्ध किया था सबसे पहले, ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सत्यापन सबसे पहले किसने किया था? तो ऑस्टेड महोदय ने किया था, ठीक है। उसके बाद में जानते हैं कि विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता की मात्रा क्या होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? जो ऐसा ही मात्रक है। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन है? तो ऑस्टेड महोदय है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में इसके ऐसा ही मात्रक जो भी रखेंगे, आप लोग देखे होंगे साइंस में, फिजिक्स में अधिकांशतः कि जो ऐसे ही मात्रक होती हैं वो उसके खोजकर्ता के नाम पर ही रख दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑस्टेड महोदय ने बताया था, इसलिए इसका मात्रक जो है ऐसे ही मात्रक हो जाएगा ऑस्टेड। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता होता है उसका ऐसे ही मात्रक हो जाएगा ऑस्टेड, ठीक है। अब सबसे पहला बिंदु हम जान लेते हैं कि चुंबक क्या है। चुंबक क्या है, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है सिंपल सा कि वह पदार्थ जो लोहा या उसे बने चीजों या लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। वह पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं, ठीक है। वह पदार्थ जो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक दो तरह के होते हैं। जो चुंबक है, ठीक है, जो चुंबक है वो कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, ठीक है। आगे देखना है, एक होता है जो साधारण सा चुंबक है और एक होता है आपका विद्युत चुंबक। क्योंकि हमारा चैप्टर यही है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत चुंबक के बारे में विशेष रूप से जान लीजिए। जो विद्युत चुंबक होता है वो एक प्रकार के तार की एक कुंडली होती है और इस कुंडली के अंदर अगर इस तरह का खोखला पाइप डाल दिया जाए, ये जो है खोखला पाइप, ठीक है, या नली कह लो, ये अधातु का होना चाहिए। तो इसको कहते हैं परिनालिका। परि माने होता है चारों ओर और नालिका मतलब नली के। एक नली के चारों ओर जब तार का एक कुंडली घूमेगा तो उसको परिनालिका कहेंगे। और इसी के अंदर एक रॉड डाल दें लोहा का, वो भी कैसा लोहा? तो नर्म लोहा। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। तो नर्म लोहा डाल देंगे तो ये बन जाएगा विद्युत चुंबक, ठीक है। विद्युत चुंबक की अगर विशेषता पूछे तो कहिएगा विद्युत चुंबक की कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो विद्युत चुंबक के बारे में बताइएगा कि वह चुंबक जो विद्युतीय प्रभाव की वजह से चलता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। इसमें एक परिनालिका बनाई जाती है, उसके अंदर नर्म लोहा डाल दिया जाता है तो विद्युत चुंबक तैयार हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि जो विद्युत चुंबक है वो तब तक ही कार्य करता है जब तक विद्युत प्रवाहित होते रहती है। विद्युत प्रवाह बंद हो जाएगा, विद्युत चुंबक के प्रभाव भी नष्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। दूसरी चीज आपसे एक और बिंदु पूछ सकता है जिसको हम लोग कहते हैं, अच्छा पहले इसको ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। चुंबक में ध्रुव होता है, वह जगह जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। वह बिंदु, चुंबक में वह बिंदु जहां चुंबकीय प्रभाव सबसे अधिक होता है
उस चुंबक का ध्रुव कहते हैं। चुंबक का वह बिंदु जहाँ चुंबकीय प्रभाव सबसे अधिक होता है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव कितने होते हैं? तो दो होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। इसको कहते हैं साउथ पोल, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल। ठीक है, अब आपको याद ये रखना ऑब्जेक्टिव कि दो समान ध्रुव अगर एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को खींचेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे। ठीक है, एक दूसरे को रिपील करेंगे, तो इसको कहते हैं प्रतिकर्षण। समान ध्रुव आएगा तो प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत ध्रुव आएगा, मतलब इधर नॉर्थ कर दे इधर साउथ कर दे, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, तो आकर्षण होगा। ठीक है, तो चुंबक में अगर समान ध्रुव एक साथ आते हैं तो विकर्षण होगा, अलग अलग ध्रुव एक साथ आते हैं तो आकर्षण होगा। ठीक है, विकर्षण को ही प्रतिकर्षण भी कहते हैं। याद रखना है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं और ध्रुव पर चुंबकीय मान सबसे ज्यादा होता है, और इसका ये जो है केंद्र कहलाता है, चुंबक का केंद्र। चुंबक का केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र लगभग हो जाता है 0। याद रखना है, चुंबक के किस भाग में चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, तो आपको बताना है चुंबक का जो केंद्र होता है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग होता है 0, और सबसे अधिक होता है ध्रुव पर। ध्रुव कितने होते हैं? 2 होते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को रिपील करेंगे, हटाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, अब अगला बिंदु हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा को। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? आपने एक चुंबक तो देखा ही होगा, वो गोलाकार हो, लंबा हो, किसी तरह का चुंबक देखा होगा, लेकिन चुंबक के साइड साइड कोई रेखा दिखी क्या आज तक? ऐसा कोई नहीं दिखा। लेकिन जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कई तरह की इस तरह की रेखाएं दर्शाई जाती हैं, कई तरह की इस तरह की रेखाएं दर्शाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्वेश्चन? ठीक है मैडम, अच्छा एक मिनट बता देते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उसमें क्या होता है कि जो ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर के काल्पनिक रेखा को ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। एक चुंबक है और उस चुंबक के चारों ओर जो छोटी छोटी जो पत्ती रेखाएं दिखाई जाती है फिजिक्स में, वास्तव में इसका वास्तविक दुनिया में कहीं इसका कोई लेन देन नहीं है। चुंबक के चारों ओर आपको कोई ना बिंदु दिखेगा, ना रेखा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, सिर्फ इस तरह के हम लोग करते हैं पढ़ते समय, तो इस रेखा को ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की विशेषता ये है कि हमेशा नॉर्थ से निकलेगी और कहाँ जाएगी? साउथ में समा जाएगी। नॉर्थ से निकल के साउथ में चली जाएगी, नॉर्थ से निकल करके साउथ में चली जाएगी। एक विशेषता याद रखना है कि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में चली जाती है। दूसरी विशेषता आपको ये याद रखना है कि कभी एक दूसरे को काट नहीं रही है। देखिए ध्यान से, कहीं भी हो, अब यहाँ हम गलती है मेरी कि हमने गलत बनाया है, लेकिन ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। साथ ही साथ ये नॉर्थ से निकल कर साउथ में हमेशा जाती है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा है जो नॉर्थ से निकल करके साउथ में जाती है और कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इतना बात समझ में आया? ठीक है, तो ये विशेषता है। उसके बाद में है कुछ और विशेषता को देखते हैं। अच्छा, इसको देखने का, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को देखने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? हम इसको कैसे देख पाए? तो इसको देखने का सबसे आसान तरीका है कि आप चुंबक रख लें, एक पेज रखें और पेज को इसके ऊपर लाएं। ठीक है, और उस पर लोहा का बुरादा डाल दें, मतलब बुकनी डाल दें, और जब आप उसे ठकठकाएंगे तो पता चलेगा कि एक सही दिशा में गति करते हुए वो जो कण है गतिशील होकर के चुंबक के ध्रुव पर जाकर सटते हैं ज्यादातर, तो इस तरह से गति करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रेखा को देख सकते हैं। अगला बिंदु है तो हम लोग एक नया टॉपिक अब लेते हैं। ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। हाँ, एक चीज आपको याद रखना है, जो चुंबक होता है वो एक तरह का पत्थर होता है जिसमें कुछ लौह अयस्क होते हैं, और खास करके इसमें मैग्नेटाइट होता है। ठीक है, जो चुंबक होता है आप देखे होंगे पत्थर की तरह होता है, लेकिन ये पूरे तरह से पत्थर भी नहीं है, ना ही ये धातु है, लेकिन इसमें लोहा का जो अयस्क है मैग्नेटाइट वो इसमें पाया जाता है। आगे है, चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स को टॉपिक बना करके हम उसी के हिसाब से आगे कुछ देख लेते हैं। अब कह रहा है कि एक लंबी चुंबक को 3 भाग में बांट दिया जाए।
एक लंबा चुंबक लेकर के इसको 3 भाग में बांट दे तो अब इसके पास टोटल कितने ध्रुव हो जाएंगे। चलिए ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। पहले इसके पास 2 ध्रुव था, नॉर्थ एंड साउथ, इसको 3 खंड में बांट दिया गया। अब बताओ इसको टोटली कितने ध्रुव हो जाएंगे? टोटली कितने ध्रुव हो जाएंगे? नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ एंड साउथ। टोटली कितने ध्रुव हो गए? तो टोटली ध्रुव की संख्या 6 हो गई। ठीक है, टोटली 6 ध्रुव हो जाएंगे। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बताती है? देख बाबू, ये जितना घना होगा चुंबक क्षेत्र उतना ही स्ट्रांग माना जाएगा और चुंबक उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर निकट है तो चुंबकीय जो बल है वो ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर ज्यादा घनी नहीं है तो समझिए कि चुंबकीय बल भी बहुत कम होगा। डिस्टेंस ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कम। अगर घना है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, चुंबक प्रबल होगा, कमजोर नहीं होगा। ठीक है, आगे है, अगर एक स्वतंत्र रूप से चुंबक को लटका के छोड़ दें, एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका के छोड़ दें तो क्या होगा? ये किस दिशा में रुकेगा? तो अगर एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका के छोड़ते हैं तो हमेशा ये उत्तर दक्षिण दिशा में घूम जाता है। कोई भी चुंबक अगर आप एक धागा में बांध करके इसको किसी भी तरह हिला दीजिए और छोड़िएगा तो जब भी ये स्थिर होगा तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर होगा। इस तरह से हम ये भी जानते हैं और मानते भी हैं कि जो पृथ्वी है इसमें कितने ध्रुव है? तो 2 ध्रुव हैं, इसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला बिंदु है, हम लोग जो है ना इसमें सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से बिंदुओं को समझते चलेंगे और पूरे चैप्टर खत्म कर लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या इसमें दिशा होती है या नहीं होता है और परिणाम होता है कि नहीं होता है? तो चुंबकीय जो क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें तो दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो है अपनी दिशा होती है। और दूसरा इसमें है कि इसमें परिणाम होता है कि नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है इसकी दिशा तो होती है, क्या इसके परिणाम भी होते हैं? तो ये जान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल को ही दर्शाती है और बल का परिणाम होता है, अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो ये सदिश होगा क्या दिश होगा? जाहिर सी बात है सदिश होगा क्योंकि दिशा है। देख रहे हो ना, नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है तो दिशा है ना इसका। और बल लगाएगा तो बल का कुछ ना कुछ परिणाम होगा, 2 न्यूटन 5 न्यूटन कुछ ना कुछ तो होगा। हालांकि यहाँ न्यूटन में नहीं मापते हैं हम लोग, ऑस्टेड में मापते हैं, पर फिर भी इसकी अपना परिमाण भी है और साथ ही साथ इसकी दिशा भी है, तो ये सदिश हो जाएगा। बात समझ में आया? अगला बिंदु है, दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है? आपको दक्षिण दाहिना हाथ वाला नियम याद होगा, अंगूठा इस तरह से, तो अंगूठा किसकी दिशा बताता है? दक्षिण हस्त नियम जो है उसमें अंगूठा किसकी दिशा बताता है? देखो दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा जो है ये बताता है कि चुंबक जो है वो किस ओर गति करेगा। ठीक है, अगला बिंदु है, कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जो परिनालिका है उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो ये जान लो चुंबकीय क्षेत्र बाहर होगा ना कि अंदर होगा। तो भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा लगभग 0। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा 0। देखो विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, इन दोनों में अंतर क्या है? जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं वो जनित्र है, और मोटर जो पंखा वगैरह में लगा रहता है, मिक्सी वगैरह में लगा रहता है वो है। तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा लेता है, मशीनी काम करता है। मशीन को यंत्र कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है और ये उल्टा करता है, इससे मशीन से चलाया जाता है। देखोगे जनरेटर में तो एक मशीन रहता है, वो चलाता है मोटर को, जनरेटर को, और जनरेटर क्या देता है? तो विद्युत देता है। तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कर रहा है कि एसी और डीसी मोटर में क्या अंतर है? देखो बाबू ऐसा है कि एसी जो होता है उसमें हर बार धारा का मान बदलते रहता है,
और डीसी जो होता है उसमें धारा बस एक बार फिक्स हो गया तो हो गया, हर बार प्लस एक ही पर, हर बार माइनस एक ही पर। तो डीसी में जो होता है वो कटा हुआ प्लेट लगा रहेगा, और एसी में जो है दोनों एक ही पर आ रहा है, प्लस माइनस सब एक ही पर आ रहा है, तो इसमें जो है गोलाकार लगा रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा डीसी जो मोटर होगा क्या लिख रहे हैं जी, तो उसमें लगा रहेगा विभक्त वलय, और इसको सर्पी वलय या गोलाकार वलय भी कहते हैं। ठीक है, ये एसी में लगा रहेगा। ठीक है, एसी जनित्र में कह लो, एसी मोटर में कह लो। कभी आप लोग मोटर तोड़ के देखे होंगे तो वहां पे पीछे जो रॉड होता है उस पर सटा हुआ इस तरह के 2-3 पट्टियां लगी रहती है। ये जितना ज्यादा होता है मोटर का स्पीड उतना ही ज्यादा माना जाता है। ठीक है, आप लोग कई बार देखे होंगे मोटर में खंड खंड जो तार लपटा गया रहता है उसको आर्मेचर कहते हैं। और जो आर्मेचर है वो आर्मेचर की पावर इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितने खंड हैं, साथ ही साथ स्पीड तय करता है खंड, और उसका पावर तय करता है उसमें लगे तारों की फेरों की संख्या। जितना ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब रुकेगा नहीं, और जितने खंड होंगे उतना ज्यादा स्पीड होगा, क्योंकि उतना बार जो है उसका चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा और उतना तेजी से बदलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और टॉपिक्स हैं। कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस चीज को परिवर्तित करता है? विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे उसको क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है, और वह उपकरण, चलो ठीक है ये आ जाएगा। तो फैराडे, हाँ एक और टॉपिक आपको जानना चाहिए, ये चुंबकीय प्रेरण क्या है? चुंबकीय प्रेरण क्या है, या प्रेरित धारा क्या है? प्रेरित धारा क्या है, चुंबकीय प्रेरण क्या है? ऐसा है कि जब हम किसी तार के कुंडली के आसपास से चुंबक के दूरी को बार बार बढ़ाते घटाते हैं तो इस तरह से उसमें उस तार में जो है एक धारा उत्पन्न हो जाती है थोड़ी सी मात्रा में, और इसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय प्रेरण या प्रेरित धारा कहते हैं। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत अधिक नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हमने तार बहुत सारा यहाँ पे लपेट लिया, एगो तार इधर निकाल लिया, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉल जोड़ दिया, बहुत छोटा, जो कम बिजली में चले, और यहाँ से बार बार अगर चुंबक को हटाएंगे ले जाएंगे बहुत तेजी से, तो ये बल्ब जो है बिना किसी बैटरी, बिना किसी मोटर, बिना किसी जनरेटर के जलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो करंट होगा ना बहुत कम उत्पन्न होगा, इसमें बड़ा सा बॉल जो दोगे तो जलेगा ही नहीं, पता भी नहीं चलेगा, और कंसेप्ट को तुम गलत मान बैठोगे। तो इसको कहते हैं प्रेरित धारा या विद्युतीय प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए तो कह रहा है थोड़ा सा ये भी जान लो कि हमारे घर में जो प्रतिवर्ती धारा आती है, जो विद्युत धारा होती है दो तरह की होती है, एसी एंड डीसी। प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा। जो प्रतिवर्ती धारा आती है आता है हम लोग घरों में, वो जनरली 220 वोल्ट का होता है और 50 हर्ट्ज का होता है। ये विभवांतर इतना हो गया। हर्ट्ज कहने का मतलब जो है उसकी आवृत्ति जो है वो 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति 50 हर्ट्ज कहने का क्या आशय है, इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए। आवृत्ति 50 हर्ट्ज अगर कहा जा रहा है तो इसका आशय सीधा सा ये निकलता है कि जो बल्ब है वो 1 सेकंड में 50 बार जलता है, 50 बार बुझता है। मतलब कि 50 बार प्लस होगा, 50 बार माइनस होगा, यानी आवेश का जो मान होगा वो 1 सेकंड में 50 बदलेगा। यानी हमारे घरों में जो लगा हुआ बल्ब है वो प्रति सेकंड 50 बार जलता है और 50 बार बुझता है। लेकिन ये समय इतना छोटा अंतराल है, समय अंतराल इतना छोटा है और इतना तेजी से प्रक्रिया हो जाता है कि हम लोग इसको समझ भी नहीं पाते हैं। कई बार आप शादी विवाह में जनरेटर वगैरह जब चलते हैं और जनरेटर कम पावर का होता है तो आप देखते होंगे जैसे डीजे बजता है काफी तेजी से, तो क्या होता है वहां पर जो बल्ब होते हैं वो काफी स्लो हो जाता है और उनका जो मूवमेंट दिखाई देना शुरू कर देता है, वो इसी हर्ट्ज की वजह से, आवृत्ति की वजह से। तो आपसे पूछेगा आवृत्ति का ऐसे मात्रक क्या है, विद्युतीय आवृत्ति का या किसी भी तरह की आवृत्ति का ऐसा मात्रक है हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज है। हमारे घर में कितना हर्ट्ज का विद्युत आता है तो 50 हर्ट्ज का आता है। कितना वोल्ट का, तो 220 वोल्ट का। ठीक है, और 220 दो का तार में से अगर ले लिए तो हो गया वही छूने वाला, छुए लगे 440 वोल्ट। हाँ, तो 2 को लेने से हो जाता है। ठीक है, याद रखना है 2 रहेगा तो 440, 1 रहेगा तो 220। इसको इंग्लिश में 440 भी कहता है सब। आगे है विद्युत जनित गतिमान चुंबकों में के किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युतीय की चुंबकीय? ये हालांकि छोड़ दो, ये आपसे नहीं पूछने वाला है।
हाँ, ये एसी और डीसी जनरेटर में अंतर क्या है, तो हमने कहा है एसी में क्या होगा, ऐसा लगा रहेगा वलयाकार, और जो डीसी है उसमें लगा रहेगा विभक्त वलय। ठीक है, सर्पी वलय विभक्त वलय का अंतर है इसमें। अब आता है एक टॉपिक फ्यूज। फ्यूज फ्यूज क्या है, तो फ्यूज एक ऐसी युक्ति है, वीवीआई आपके लिए ये फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो हमारे घरों में होने वाली असुरक्षा और असावधानियों से हमें बचाती है। इसको क्या करते हैं, विद्युत परिपथ में लगा देते हैं और ये जो है हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है। होता क्या है कि इसमें एक कांच की नली होती है और इसमें एक तार लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर यह धातु का एक प्लेट लगा रहता है। इसमें जो तार लगा रहता है वो मिश्र धातु का रहता है। इसमें तार मिश्र धातु का लगा रहता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोधकता भी कम होती है। ये दो तरह का आता है, एक 5 एम्पियर का और एक 10 एम्पियर का। यहाँ तक कि आपका जो मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड, वहां पे आप देखेंगे चीनी मिट्टी का बना हुआ लगा रहता है, उसमें लगा रहता है 16 एम्पियर का, 15-16 एम्पियर का वो लगा रहता है। और जनरली घरों में 5 एम्पियर और 10 एम्पियर की जो फ्यूज लगाई जाती है। बॉल वगैरह, चार्जर वगैरह, टीवी सबको बचाना है तो 5 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे। बड़ी मशीनें है तो उसमें उसके लिए 10 एम्पियर का लगाएंगे। ठीक है, विद्युत भी उसी हिसाब से इसको देना है। तो फ्यूज क्या है, कहिएगा फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ में होने वाली असावधानियों से बचाती है। इसको मेंस में जोड़ा जाता है। हम लोग घर में 2 तारें आती है, एक होता है मेंस और एक होता है आपका न्यूट्रल, मेंस वायर एंड न्यूट्रल वायर। तो मेंस वायर से जो है विद्युत आती है, न्यूट्रल से जो है विद्युत चली जाती है। ठीक है, इस तरह से एक सर्किट पूरा हो जाता है। तो मेंस वायर में ही वीवीआई क्वेश्चन, ये सारे इसके जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं सारे महत्वपूर्ण ही बता रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपको हम फालतू में दे करके आपका समय और दिमाग दोनों खराब करना नहीं चाह रहे हैं। समय कम है और दिमाग में लोड भी ज़्यादा है, इसलिए बस वही जो आपको जरूरत की हो। तो ध्यान से 1-2 बार सुन लीजिए। जो फ्यूज है उसमें लगा रहता है मिश्र धातु। ये 2 तरह का होता है, 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। ये किस प्रभाव पर काम करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, क्योंकि ये गल के टूट जाता है। अब टूट गया तो आगे विद्युत जाना ही बंद, फिर इसको बदलो, हाई वोल्टेज आएगा, जल्दी गल के टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से परिपथ जो है हमारा सुरक्षित रह जाता है। बात समझ में आ रही है। और इसको किस तार में जोड़ते हैं, इसको मेंस में जोड़ते हैं, मुख्य तार में, मेंस में जोड़ते हैं इसको, क्योंकि वोल्टेज तो उसी में ज्यादा आने वाला है। न्यूट्रल में तो जाता है, आते समय तो मेंस से आना है, और न्यूट्रल में जोड़ भी दे तो मेंस आकर धनका देगा, उसके बाद में न्यूट्रल वाला टूटेगा, क्या ही फायदा पड़ेगा उससे। तो इसको हमेशा मेंस में जोड़ते हैं। बात समझ में आया। इतनी सारी फैक्ट्स याद रखिएगा। 2 नंबरिया पूछे तो उसमें लिख देना है, ऑब्जेक्टिव पूछे तो यहाँ से हो जाएगा, सुन के ही हो जाएगा। बस एग्जाम में पैसेंस रखना है, हड़बड़ा के नहीं लगाना है, ध्यान से समझ के तब लगाना है। ओवर थिंकिंग में भी नहीं, उसमें भी कई बार गलतियां हो जाती है। ठीक है, अब है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। जो विद्युत ऊर्जा है उसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितना का होता है, 220 वोल्ट का होता है। एसी होता है, डीसी होता है, तो एसी होता है। बाबू अगर हिंदी में दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा अगर नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, तो आप उसके जस्ट नीचे इंग्लिश उसका दिया रहता है, पढ़िएगा। अल्टरनेटिंग करंट, ए फॉर अल्टरनेटिंग, सी फॉर करंट, अल्टरनेटिंग करंट एसी, डायरेक्ट करंट डीसी। बस समझ आया। तो हम लोग घर में जो आता है वो आता है एसी रहता है, 220 वोल्ट रहता है और 50 हर्ज रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, और स्विच किस तार में लगाते हैं, देख बाबू, जिसको मेंस का है ना, मेंस, इसी को गर्म तार भी कहते हैं। तो स्विच भी गर्म तार में ही लगाएंगे, क्योंकि गर्म तार से ही विद्युत जाती है और इसी को रुकना जरूरी है। ठीक है, ये सब दिख रहा है ना। चलो इधर है सब, अच्छा कोई बात नहीं, हम ना दिखे चलेगा, बोर्ड तो दिखना चाहिए। तो ऐसा है कि गर्म तार को मेंस कहते हैं और ठंडा तार को अर्थ वायर भी कहा जाता है, या वो जो न्यूट्रल है उसको बोलते हैं। चलिए, तो जो मुख्य बातें थी यही थी, और अगर विशेष आपको इसमें से और चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए इसका, तो हम कहिएगा, आज शाम को करा देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही तक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।